नमस्कार। स्वास्थ्य मंत्रालय और दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। अक्सर लोग कहते हैं कि रिश्ते निभाना बड़ा मुश्किल होता है और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें कोरोना महामारी की, तो इस दौरान रिश्तों पर बहुत असर पड़ा। लोगों ने ये भी देखा कि कई बार उनका कोई अपना बीमार था, उसको देखने नहीं जा पाए क्योंकि डर इस बात का था कि कहीं उन्हें भी संक्रमण ना हो जाए। कई ऐसे मौके थे जब वो चाहते थे कि अपनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाए। और जिनको उम्मीद थी कि उनके अपने उनके साथ होंगे, आसपास होंगे, कई बार उनको भी निराशा हुई। महामारी ने सीधे तौर पर स्वास्थ्य पर तो असर डाला ही डाला, लेकिन मानसिक तौर पर और रिश्तों की अगर बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा असर हुआ है। कई लोग हैं जो अपनी बात दिल में रखते हैं और जावेद अख्तर ने एक बात शेर के माध्यम से कही है कि कम से कम उसको देख लेते थे, अब के सैलाब में वो पुल भी गया। कई लोगों के रिश्ते ऐसे भी हो गए हैं कि वो बातचीत भी बंद है। कुछ लोग ये कहते हैं कि फ़ोन पर हम शुरू में तो हालचाल ले लिया करते थे, पूछ लिया करते थे, और अक्सर जो खबरें आसपास आती थीं, कोरोना कैसा चल रहा है और क्या हो रहा है, फिर धीरे धीरे एक उकताहट होने लगी और फिर वो फ़ोन की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी भी कम होने लगी। लोग अपने आप में सिमटने लगे। लेकिन क्या सबके साथ ऐसा है? और अगर कुछ के साथ भी ऐसा है तो हम सब कर क्या सकते हैं? बहुत ज़रूरी है ये समझना विशेषज्ञों से, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य अक्सर हम भूल जाते हैं कि वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है कल, तो आज हम जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे हम शारीरिक स्वास्थ्य की तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर इस महामारी के दौर में रिश्ते बनाए और बचाए रखने के लिए समझते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर निमेश देसाई। आप डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज एबास से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजय वाधवा। आप प्रोफेसर एंड हेड, नमस्कार, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, एम्स। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट और एम्स के डायरेक्टर। बहुत स्वागत आप सभी विशेषज्ञों का। डॉक्टर गुलेरिया, इससे पहले कि हम रिश्तों की तरफ अपना ध्यान लगाएं, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि इस समय, क्योंकि ये कार्यक्रम हम कुछ अंतराल के बाद कर रहे हैं, बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि देश में इस समय कोरोना की स्थिति क्या है। क्योंकि हम देखते हैं बहुत से लोग जब आपस में मिल रहे हैं तो मास्क अब उन्होंने लगाना कम कर दिया है। तो अगर हम देखें पिछले कुछ महीनों का अगर हम आंकड़े देखें तो हमारी स्थिति अभी कुछ काफ़ी बेहतर है, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि कोरोना ख़त्म हो गया है या भारत से जा चुका है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे हम दिल्ली की बात करें या नॉर्थ इंडिया की बात करें, जहाँ पे पिछले कई हफ्तों से पॉजिटिविटी रेट काफ़ी कम है, 1% से कम आ रहा है, और हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारी स्थिति अच्छी है। लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा है और कई ऐसे क्षेत्र हैं, साउथ के क्षेत्र हैं, केरल में हैं, नॉर्थ ईस्ट के ऐसे कई स्टेट्स हैं जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट 10 से भी ज़्यादा है, 10% से भी ज़्यादा है। इसलिए कई एरियाज़ हैं जहाँ पे हम अभी भी देख रहे हैं कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। वहाँ पे एक टाइप की सिचुएशन अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, और इसलिए अभी हम ये कह सकते हैं कि स्थिति अच्छी है, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुई। डॉक्टर गुलेरिया, हम आपको यहाँ स्टूडियो में ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, हम दोबारा आते हैं आपके पास। तब तक डॉक्टर निमेश देसाई, अगर हम इस महामारी के दौरान की बात करें, आपको क्या लगता है कि क्या हमें क्या जानकारी मिल रही है, ख़ास तौर पर अगर हम मानसिक स्वास्थ्य पर असर की अगर बात करें तो? अगर मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो एक सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि मानसिक स्वास्थ्य का जो मुद्दा है वो अब जनमानस पे आ गया। जो छुपे छुपाए डर के बात होती थी, वो अब कम से कम मानसिक बीमारियां हो, मानसिक अस्वस्थता हो और कोई तकलीफ हो, अब हम लोग बात करने लगे। ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अंदेशा हमेशा ये रहता है कि क्या हम इसको भूल जाएंगे, जैसे बाकी चीज़ों को भूलने की आदत हमें रहती है अच्छे या बुरे के लिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि मानसिक स्वास्थ्य पे जो अब फोकस आया है वो कहीं फिर छूट जाए, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के बहुत सारे पहलू इस समय पे उभर के आए। और जो डॉक्टर गुलेरिया साहब कह रहे थे उसको अगर समीक्षा करें, भाई महामारी
पूरी होने में, ख़त्म होने में, लेकिन शायद पूरी तरह सावधानी हम छोड़ दें, ये भी ना करें। तो वहाँ हमारी मानसिकता का अभी भी इस त्यौहार के दौर में थोड़ा महत्व रहेगा। अगर गलती से कहीं वेरिएंट्स और निकल आए, जो पिछले कुछ महीनों में हमें डर था, वो अब कम है वैज्ञानिक रूप से। तो मानसिक बीमारियां, मानसिक अस्वस्थता, क्या हम इस महामारी से, जैसे आपने कहा, रिश्तों के बारे में, हमारी मानसिकता के बारे में थोड़ा और कुछ और सीख सकते हैं? और क्या हमारी मानसिकता अभी भी महामारी को पूरी तरह डिफीट करने में हमें मदद करेगी? डॉक्टर संजय वाधवा, एक चीज़ देखिए कि लोग अगर कोई काम अगर उनको करने को कहा जाए और अगर उनका मन अच्छा नहीं है तो वो नहीं करते। कई बार वो कहते हैं हमारा मन नहीं कर रहा। अगर इस महामारी के दौरान की हम बात करें तो लोग एक डर के साए में भी जिए हैं। लॉकडाउन का जो वक्त था तब भी, और लगातार जिस तरह की खबरें आती रहीं कोरोना को लेकर, तो एक डर का माहौल भी रहा। तो बहुत से लोगों का तो मन ही नहीं किया कि घर में रहकर भी कुछ वो कोई फिजिकल एक्टिविटी उस तरह से करें जिससे वो सेहत बेहतर हो। घर से बाहर भी बहुत से लोग नहीं गए हैं। कितना असर पड़ता है मन का शरीर पर? मन का पूरे शरीर पर बहुत गहरा और अधिक असर पड़ता है और वो काफ़ी समय तक रहता है। कोविड-19 की महामारी बिल्कुल अलग किस्म की चीज़ है। पहले बिल्कुल ऐसा अनुभव नहीं था, और जो पिछला पेंडेमिक हुआ था वो लगभग 100 साल पहले हुआ था। अब जो अचानक से हुआ है और इतनी तेज़ी से हुआ है जी, उसने हमारे जीवन के प्रत्येक भाग को प्रभावित किया है, और अचानक और बहुत गंभीर तरीके से प्रभावित किया है। शुरू में तो समझ ही नहीं आता था कि ये हो क्या गया है, इससे हम कैसे कोप करेंगे, इससे हम कैसे निपटेंगे, कैसे हम एडजस्ट करेंगे। और जब धीरे धीरे पता चलने चला कि इसमें लक्षण क्या हैं, इसमें कितनी मोर्टेलिटी है, कितने लोग गंभीर रूप से बीमार हुए हैं, कितने लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, और सेकेंड वेव के बाद तो स्थिति इतनी गड़बड़ हो गई कि शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसमें कोई प्रभावित ना हुआ हो जी, कोई दफ्तर ऐसा हो जिसमें कोई सदस्य प्रभावित ना हुआ हो। हॉस्पिटल्स में बेड की समस्या रही, मोर्टेलिटी भी काफ़ी रही। तो इसने हमारे जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है, और इसलिए सजग रहने की ज़रूरत है। हमारे जीवन के कई आयाम होते हैं जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी एक प्रमुख आयाम है जी, और कोविड-19 ने हमारे फ़िज़िकल एक्टिविटी लेवल को बहुत प्रभावित किया है। कई आंकड़े ऐसे बताते हैं कि लगभग 70% लोगों का एक्टिविटी लेवल कम हो गया। अच्छा, और उसके कारण ऐसे थे कि एक तो बीमारी ऐसी है, और दूसरा फिज़िकल एक्टिविटी के कुछ साधन जिनका पहले लोग उपयोग कर रहे थे, जैसे पार्क में जाते थे, सैर करते थे, जिम्नेजियम ज्वाइन करते थे, लॉकडाउन के कारण ये सब चीज़ें बंद हो गई थी। और ये लॉकडाउन अचानक और सडन और सीवियर और बहुत व्यापक था, तो इस कारण से फिज़िकल एक्टिविटी शुरू में कम हो गई। ट्रीटमेंट रिलेटेड चीज़ें भी बहुत लोगों की डिसरप्ट हो गई जी, अब धीरे धीरे जैसे स्थिति पर काबू पाया जा रहा है, तो पिछले कई महीनों से जो आदत पड़ गई है इनएक्टिविटी की, खाने पीने की व्यवस्था बिगड़ गई है, बदल गई है जी, उसके कारण भी हमारी जीवन शैली अचानक बदली है, और इसको वापस पटरी पे लाने में हमें एक्टिव एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और इसके लिए आपके कार्यक्रम के माध्यम से प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे कोविड का संकट कम हो रहा है, हमें एक न्यू नॉर्मल की तरफ अग्रसर होना है, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए। तो इस कोविड में दो टर्म्स बहुत कॉमन हुई हैं, न्यू नॉर्मल, वी हैव टू नो व्हाट विल बी द न्यू नॉर्मल, और व्हाट इज़ द न्यू नॉर्मल नाउ, एंड वी हैव टू एडजस्ट टू इट। और दूसरा एक बज़वर्ड बना है इम्यूनिटी, क्योंकि कोविड-19 ने हमारी इम्यूनिटी को प्रभावित किया है, और बहुत सारे तरीके इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करना है, उसमें हमारी फिज़िकल एक्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमारे न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और हमें ये नहीं भूलना है कि रेस्ट एंड स्लीप का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये चीज़ें हम आगे कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर निमेश देसाई, अगर हम सबसे पहले घर से शुरू करें और उनके मानसिक स्वास्थ्य की अगर बात करें, तो घर में अलग अलग घरों में अगर उम्र की बात करें तो छोटे बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग भी हैं, ऐसे भी हैं जो पहले तो बहुत एक्टिव थे लेकिन अब बिल्कुल घर में रहे। उनके लिए, या यूं कहें कि सबसे ज़्यादा मुश्किल किसके लिए ये वक्त रहा है?
सबसे ज़्यादा मुश्किल रहा मुझे लगता है जो दिव्यांग जन थे, बहुत बुजुर्ग थे, शारीरिक रूप से गंभीर रूप से बीमार थे या इवन मानसिक रूप से गंभीर रूप से बीमार थे, जो शायद इलाज कंटिन्यू नहीं कर पाए, इलाज के स्थान तक पहुंच भी नहीं पाए। लेकिन जैसे डॉक्टर संजय वादा साहब कह रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अब हम सबके सामने निजी रूप में, सामूहिक रूप में या मानव जाति के रूप में चैलेंज जो है वो ये है कि अब चूंकि महामारी उम्मीद है पूरी होने में है, तो हम हमारा प्रीवियस एडजस्टमेंट कैसे जल्दी से अचीव कर पाएँ, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स कम हों शारीरिक स्वास्थ्य पर, मानसिक स्वास्थ्य पर, पारिवारिक और संबंधों पर, आपने जैसे कहा, और एक पहलू अगर कभी अंत में बात कर पाएँ जो आर्थिक असर है समाज पे, उस पर भी। लेकिन इन सब की कड़ी जुड़ेगी, जैसे हम सब कह रहे हैं, अपने मन से। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो अब वो समय है कि और ज़्यादा अच्छे से हम लोग निजी रूप में और सामूहिक रूप से अपने मन को सबल कर पाएँ। अगर इस 1-1.5 साल में कुछ बीमारी के कारण या हालात के कारण कुछ लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, तो अब कम से कम उनको फुल अटेंशन दिया जा सके। जी बिल्कुल। डॉक्टर संजय वाधवा, जो बात उन लोगों की हो रही है, जैसा डॉक्टर देसाई ने कहा कि दिव्यांगजन है या वो लोग जिनको ज़रूरत थी मेडिकल केयर की या फॉलोअप्स की, वो तो बहुत से ऐसे लोग थे जो शायद अब तक भी नहीं आए होंगे आपके पास। कई लोगों के मन में अभी भी एक संशय भी है, एक सवाल भी रहता है कि मैं जाऊंगा अभी भी तो क्या मैं सुरक्षित रहूंगा। ऐसे लोगों में अगर कुछ लोग आपके पास आए एक लंबे गैप के बाद, किस तरह का आपने हाल देखा उनका? ये बात सही है कि कोविड की वजह से और लॉकडाउन की वजह से ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स बहुत सीवियरली डिसरप्ट हुए थे, अचानक डिसरप्ट हुए थे, और ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं उपलब्ध था। तो उसके कारण बहुत सारे लोग जो हमारे पास हॉस्पिटल में आके रिहेबिलिटेशन मेजर्स के लिए बेनिफिट उठाते थे, हमने उनकी ज़रूरत को थोड़ा ध्यान में रखते हुए तकनीकी माध्यम से उन तक पहुंचने की कोशिश की। हमने टेली कंसल्टेशन की सुविधा उनको प्रदान की, टेली मेडिसिन के रूप से, टेली रिहेबिलिटेशन के रूप से। तो उसके द्वारा हम उनसे संपर्क बनाने में कामयाब हुए और बहुत सारे लोगों ने इन सुविधाओं का लाभ उठाया है। वो हमें संपर्क करते थे कि हमारी दवाई अब ये ख़त्म होने वाली है, हमें आगे जारी रखनी है कि नहीं, या हमें कोई नया सिम्टम हो गया है, कहीं ये सिम्टम कोरोना की वजह से तो नहीं है। तो ये सारी जानकारी टेली कनेक्टिविटी के माध्यम से उन तक हम पहुंचा पा रहे थे। और कुछ चीज़ें हमारे फील्ड से रिलेटेड जो हैं, जैसे कुछ एक्सरसाइजेज और फिज़िकल एक्टिविटी हैं, कुछ एड्स एंड अप्लायंसेस हैं, तो वो हम उनको वीडियो के माध्यम तक भी उनसे साझा कर रहे थे, ताकि वो घर पर रहकर भी कुछ वीडियोस हम उनसे शेयर करते थे कि इस प्रकार से आप एक्सरसाइजेज करते रहिए ताकि एक लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस मेंटेन रहे, चाहे आप हॉस्पिटल अभी नहीं आ पा रहे हैं कई कारणों से। तो हम कोशिश करते थे कि उनकी ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस जितना संभव हो सुचारू रूप से चल सके। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारे लोग इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सके, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये सबकी पहुंच में हो ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि भारत अभी विकसित हो रहा है। कई जगह ये कनेक्टिविटी है, कई जगह नहीं भी है। बिल्कुल। डॉक्टर निमेश देसाई, ये जो पूरी जो बात है, अगर डॉक्टर गुलेरिया सुन रहे हैं, हमें डॉक्टर गुलेरिया, हम आपके पास आ सकते हैं क्या? अभी जो बात आपने कार्यक्रम के शुरू में कही थी, आप तक मेरी आवाज़ तो आ रही है? हम चाहेंगे कि जो आप बता रहे थे कि किस तरह के हालात हैं, फिर हम डॉक्टर देसाई से आगे चर्चा करते हैं। जी डॉक्टर गुलेरिया। मैं यही कह रहा था कि हालात जो हैं, कई जो क्षेत्र हैं भारत के, वहाँ पे हालात अच्छे हैं जी, लेकिन कई ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी भी केसेस ज़्यादा हैं। हमारे अगर हम एवरेज नंबर ऑफ केसेस देखें तो अभी भी वो 20 से 30 हज़ार पर डे केसेस के रेंज में चल रहे हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोविड की स्थिति अच्छी है, लेकिन कोविड अभी खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है और हमें पूरी तरह से ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे अब ये फेस्टिव सीजन आ रहे हैं तो लोग जो है थोड़ी सी उनमें जो लापरवाही ज़्यादा आ जाती है, मिलना जुलना ज़्यादा हो जाता है, ट्रैवल ज़्यादा हो रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति कहीं से आया है जहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं और वहाँ पे फिर आके उसके आसपास के लोगों में एकदम कोविड जो है वो उसके केसेस बढ़ गए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये अभी समय सतर्क रहने का है। फेस्टिव सीजन हमें मनाना है, लेकिन हमें उसको बहुत ध्यान से अपने सावधानी के साथ मनाना है। और यही हम अगर कर पाएँ, और जैसे हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव भी अच्छी चल रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम अगले 4 से हफ्ते अच्छी तरह से निकाल दें, हमारे केसेस ना बढ़ें और कम होते रहें,
जी। तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आगे ये भी डिपेंड करता है कि वायरस कैसे बिहेव करता है। अगर वायरस ज़्यादा म्यूटेट नहीं करेगा, तो मुझे लगता है कि हम इस साल के एंड तक काफ़ी अच्छी स्थिति में होंगे। डॉक्टर गुलेरिया, एक और बात, जैसे कि शुरू में अंदाज़ा लगाए गए थे, ख़ासतौर पर दूसरी लहर के बाद, जो मई और जून में ये बातें हो रही थी कि अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर में तीसरी लहर आ सकती है। अभी के जो हालात हैं उसे देखकर जाहिर सी बात है आप काफ़ी निश्चिंत होंगे। बिल्कुल, अभी तक हमारी जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है। हम ऐसे कहीं नहीं देख रहे कि केसेस एकदम बढ़ रहे हैं। ना जो हमारा जीनोम सीक्वेंसिंग का डेटा है वो कुछ ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि कोई नया वेरिएंट आने का कोई खतरा है। और अगर हम डेटा देखें वैक्सीन का और सीरो सर्वे का, वैक्सीनेशन हमारी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। हम 100 करोड़ डोजेस की तरफ बढ़ रहे हैं और मेरा मानना है कि कुछ दिनों में हम इस लैंडमार्क अचीवमेंट पे पहुंच पाएंगे। साथ साथ अगर हम सीरो सर्वे का डेटा देखें तो उसका जो डेटा आया था सेकेंड वेव के बाद, तो 60 से 70% लोगों में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन चुकी थी उस सीरो सर्वे में। इसका मतलब हमारी स्थिति एंटीबॉडी प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और वैक्सीनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतर है। अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कुछ और टाइम तक निभा पाएँ तो हम अपनी स्थिति को काफ़ी अच्छा कर पाएंगे और हम एक और वेव से बच पाएंगे। और हम अगर वेव आएगा भी तो जितना ज़्यादा नहीं होगा और हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स नहीं होंगी। बिल्कुल डॉक्टर गुलेरिया, जो आप कह रहे हैं ये खबर, ये तमाम बातें खुश होने की हैं, संतोष करने की हैं, लेकिन लापरवाह बिल्कुल होने की नहीं है। हमको अभी भी कुछ दिनों तक और ध्यान रखना है। बीते 1.5 साल में देश ने सैकड़ों वर्षों में एक बार आने वाली महामारी का सामना किया। लाखों डॉक्टर्स और अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य योद्धाओं ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपके अपनों की जानें बचाई। हम एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां आपकी सावधानी आगे का रास्ता तय करेगी। कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ। जरा सोचिए, कहीं हमारी लापरवाहियां हम पर और हमारे अपनों पर भारी ना पड़े। कोरोना अनुकूल व्यवहारों का पालन करें और जल्द से जल्द टीका लगवाकर कोविड के खिलाफ देश की लड़ाई को सशक्त बनाएं। बहुत ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है, अपने परिवार में सबका ध्यान रखना है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तब तक रखना है जब तक कोरोना का बिल्कुल खात्मा ना हो जाए। डॉक्टर निमेश देसाई, जब हम बात करते हैं इस महामारी के दौरान रिश्तों की, तो एक बात ये आती है कि बहुत से ऐसे मौके थे और हर परिवार इस दुविधा से गुजरा है कि कहीं कोई बीमार हो गया, मदद के लिए जाना है, लेकिन पता चला कि वो जाएं तो जाएं कैसे। कई लोग ऐसे भी थे जिनके घर में इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, लेकिन कंधे देने वाले कम पड़ गए। ऐसे लोग जो इस त्रासदी से गुजरे हैं, उनके मन में एक दुख इस बात का है कि हम इतने बड़े दुख से गुजरे, हमारे साथ कोई नहीं था। और दूसरी तरफ जो जाना चाहते थे, उनके मन में एक ग्लानि की भावना है, एक अपराध बोध है, गिल्ट है। कैसे निकले? सच्चाई को स्वीकार करना और आगे की तरफ देखना, यही तरीका हो सकता है। मुझे विचार आया था, जैसे आप सवाल पूछ रहे थे, कि पूरी मानव जाति का करीब 1.5 साल के लिए अस्तित्व का एक मंथन हो गया गहराई से, निजी रूप में, सामूहिक रूप में, पारिवारिक रूप में, और हम सब के अलग अलग अनुभव रहे। कुछ हद तक हमारे अनुभव समान रहे, लेकिन ये भी स्वीकार हमें करना पड़ेगा कि हम सब के अनुभव बहुत अलग रहे। तो क्या हम वो संवेदनशीलता निभा पाएंगे कि हम एक दूसरे की तकलीफ़ों को अब कम से कम शांति से समझ पाएं? अगर जो गुजर चुका वो अप्रिय था, वो कुछ दुख देने वाला था, तो उसको भूल के आगे बढ़ें। एक संजीवी विचार और भी आता है कि जनस्वास्थ्य के हिसाब से देखें, मैं अपना बायस थोड़ा मनोचिकित्सा के लिए 1 मिनट के लिए कम करूं, तो मानव जाति के लिए स्वास्थ्य, सफाई और अपनी जीवन शैली का महत्व एक बार सामने आ गया। जैसे मैं मानसिक स्वास्थ्य में कहा, क्या हम ये गलती ना करें कि फिर से वो भूल जाए? अब ये समय है कि हमने वो शिक्षाएं सीख ली कि हमारी जीवन शैली,
हमारी सफाई की आदत, स्वच्छता और स्वास्थ्यवर्धक बर्ताव, ये हमारा स्टेटस तय करेगा। दूसरा मुद्दा ये आता है कि महामारी के दौरान बहुत सारी असमानताएं एक लेवल पे देखें तो कम हुए, अमीर हो गरीब हो कहीं भी हो, जहां मौत होनी थी वो हुई। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है कि अभी भी दुनिया में असमानताएं बहुत हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। दिव्यांगजन की जो समावेशी समाज का स्वप्न है जी वो अभी बहुत दूर है। जी। तो इस साल का जो कल का मानसिक स्वास्थ्य दिवस का थीम है संजीव जी, वो है मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी दुनिया में जहां असमानताएं हैं। और एक तरीके से देखें तो मानसिक स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो असमानताएं कुछ और एक्यूट होकर सामने उभर आई हैं। खासकर जब बात करेंगे, और मैं खुद पिछले कुछ महीनों में ये ज़्यादा समझने लगा हूँ, निखालसता से कहूँ, पूरे 2020 के साल में वैज्ञानिक रूप से और फिलोसॉफिकल रूप में मुझे विश्वास था कि मानव जाति और खासकर भारतवर्ष विजयी होकर उभरेगा और उभर रहा है दूसरी लहर में जो क्षतियाँ हुई। लेकिन अब प्रोफेशनली और सामाजिक रूप से अब मेरे और हमारे साथियों के सामने वो मुद्दे, वो कहानियाँ, वो केसेस आने लगे जहाँ आर्थिक असर के कारण डिप्रेशन और सुसाइड बढ़ रहा है। तो मैं ये भी एक खुले मन से महत्वपूर्ण स्वीकार पहलू है। करूंगा कि मैं कुछ महीनों पहले तक शायद ये उतने अच्छे से नहीं मान रहा था, अच्छा। लेकिन अब मैं और मेरे साथी मानने लगे कि हमें मानसिक स्वास्थ्य पर आर्थिक और सामाजिक मुद्दों का जो असर है वो पहचानना पड़ेगा। और अभी बात कर लें, आगे कर लें, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मैं सच में प्रिंसिपली उसूलन उस पर तब से विश्वास करता हूँ, अब और महत्व हो गया है। विश्व एक समाज है, हमें विश्व स्तर पे ट्रेड बनाए रखनी है, लेकिन ये समय है वोकल फॉर लोकल का। अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट को एनकरेज करते हैं, जीडीपी को एनकरेज करते हैं जी, तो जरूर मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक चीजें और बेहतर जल्दी हो सकती है स्वास्थ्यवर्धक बर्ताव के साथ साथ। अगर हम जो हमारे स्वीकार करें, हमारी सांस्कृतिक रूप में सामाजिक रूप से रही है फॉरेन प्रोडक्ट्स की तरफ जो अट्रैक्शन है, वो ये समय है कि न सिर्फ हमें प्रोडक्शन बढ़ानी होगी, हमारी मानसिकता पॉजिटिव रखनी होगी, लेकिन हमारा जो इकोनॉमिक बिहेवियर है वो भी लोकल मार्केट के अनुरूप हो। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं सच में पिछले कुछ महीनों से काफ़ी चिंतित हूँ जो हमारे केसेस सामने आ रहे हैं आर्थिक रूप में। और एक बात और भी करें, हम जो अपर मिडिल क्लास या प्रोफेशनल्स हैं जी, जिनकी कुछ फिक्स सैलरी थी, बेसिक फैमिलीज हैं, जी, हमें शायद गहराई से पहले 1-1.5 साल में समझ नहीं आई थी। वो जो वंचित वर्ग है 70-80%, उन पे जो गुजरी है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, लेबर क्लास, वो अब सामने आ रहा है। इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगा इवन अपर मिडिल क्लास, कुछ इंडस्ट्रीज जो बिल्कुल ठप हो गई थी वो असर अब दिख रहा है। तो एक बार फिर कह दूं, समावेशी समाज के लिए ये मौका है हमें गौर करने का कि क्या हम सबको साथ लेके चल सकते हैं और कोई वर्ग ऐसा ना छूट जाए जहां हमारा ध्यान ना हो। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर गुलेरिया, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जब हम एक ऐसे समावेशी समाज या इंटीग्रेटेड सोसाइटी की बात करते हैं, एक ऐसी दुनिया की बात करते हैं जिससे एक बड़ी महामारी जो 100 वर्षों बाद इस तरह की हम देख रहे हैं और पूरी दुनिया उससे लड़ रही है, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी है और वो पूछना भी चाहेंगे कि हमारी जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन, उसको मंजूरी मिलने में अब कितना समय है? ये तो एक मुश्किल सवाल है, WHO ही इसका जवाब दे सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसको जल्दी मंजूरी मिल जानी चाहिए, क्योंकि हमारी जो वैक्सीन है उसका डेटा सारा WHO के पास है जी। अभी तक हमारे पास जो भी डेटा हमने अपनी तरफ से कलेक्ट किया है, इंडस्ट्री की तरफ से और साइंटिस्ट की तरफ से, जैसे एम्स ने अपना डेटा कलेक्ट किया है, उसमें ये क्लियरली दिखता है कि ये वैक्सीन कामयाब है। जिन लोगों ने ये वैक्सीन लगाई उनको कोविड जो है वो लेस सीवियर हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन कम हुई और कुछ हद तक इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन भी मिला है। तो डेटा वहाँ पे ये है, डेटा WHO के सामने पूरी तरह से वो उसको एवेल्युएट कर लें, तो मेरा ये मानना है कि जल्दी इसकी मंजूरी मिल जाएगी। और ये ज़रूरी है क्योंकि ये जो वैक्सीन हैं, चाहे हम कोवैक्सीन की बात करें या कोविशील्ड की बात करें, इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं।
एक फैक्टर तो यह है कि इसकी मास प्रोडक्शन आराम से हो सकती है और एंड इंडिया कैन बी द हब फॉर प्रोड्यूसिंग वैक्सीन। दूसरी इशू ये है कि इसको कोल्ड चेन मेंटेन करने में बहुत आसानी है। 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये हम हर अपने पुरानी वैक्सीन, चाहे बच्चों की वैक्सीन की बात करें या जी। प्रेग्नेंट वुमेन की वैक्सीन की बात करें, वो उसमें हम यूज करते हैं। तो अगर हम दुनिया की बात करें, तो अगर हमें सारी दुनिया में वैक्सीनेट करना है और वी हैव टू प्रोटेक्ट एवरीवन, तो यही वैक्सीन जो है ये सारे दुनिया में कामयाब होंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये वैक्सीन को अप्रूवल मिले। कोविशील्ड को तो जो कोवैक्स WHO का प्रोग्राम है जी। उसके लिए ऑर्डर्स भी हैं प्रोवाइड करने के लिए, कोवैक्सीन को भी है, और हमारे आसपास के कई देश हैं उनमें भी कोवैक्सीन लगी है। तो मुझे ये लगता है कि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सारी दुनिया एक साथ खड़ी नज़र आनी चाहिए। जितना भी ये काम जल्दी हो, मानवता के लिए बहुत अच्छा है। डॉक्टर संजय वाधवा, बातचीत की ज़रा सी दिशा बदलते हैं। ये जो बात घर की हो रही थी, जहाँ पर और मुश्किल वक्त जो रहा है घर पर, ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों के लिए या दिव्यांगजनों के लिए, और ख़ास तौर पर उनके लिए जो किसी बीमार के लिए तीमारदारी कर रहे थे, केयर गिवर्स, जी। किस तरह की समस्या रही है, और ख़ास तौर पर घर पर रहकर ही, क्योंकि कई लोग तो ऐसे हैं अभी भी जिनसे बात होती तो कहते हैं कि हम तो अपने फ्लैट से निकले ही नहीं है बाहर आज तक। क्या कहेंगे आप? ये एक सच्चाई है जो पहली बार ऐसा देखा गया है कि जैसे ज़िंदगी ठहर गई हो, लॉकडाउन, टोटल डिसरप्शन ऑफ एक्टिविटीज़, घर की चार दीवारी के अंदर कैद, और इसमें हम एक वर्ग और भी अगर जोड़ लें जिन पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है, वो है बच्चे। जी। स्कूल्स बंद हो गए, ऑनलाइन एजुकेशन, बच्चे भी सहमे हुए थे, चाहे वो खुल के बात ना कर रहे हों, लेकिन जब वो अपने आसपास एडल्ट्स को और बाकी लोगों को परेशान देखते हैं तो नेचुरली उनके मन में भी बात आती है और वो भी भयभीत होते हैं, खेलने भी नहीं जा परेशान सकते होते हैं। बाहर पार्क्स में एंट्री बंद हो गई है, जी। खेल नहीं रहे, दोस्तों से नहीं मिल सकते, स्कूल नहीं जा रहे, वरना स्कूल एक मौका होता था मिलने का, फिजिकल एक्टिविटी का। तो ऑनलाइन एजुकेशन के कारण बहुत सारी चीज़ों का मानसिक स्वास्थ्य पे बच्चों के ऊपर भी असर हुआ है। लेकिन जब हम देखते हैं कि अगर ये सब ना करते तो कैसे इस बीमारी के स्प्रेड को रोकते, तो टू ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन इनमें से बहुत सारे कड़े कदम उठाने ज़रूरी भी थे जो सरकार को लेने पड़े। लेकिन मैं एक चीज़ की प्रशंसा करता हूँ कि सरकार ने अपने माध्यम के द्वारा गाइडलाइंस बनाई, गाइडलाइंस सबके साथ साझा की, अलग अलग फॉर्मेट्स के थ्रू, अलग अलग मीडिया के थ्रू, जिससे लोगों तक सही जानकारी मिलती रही। कई लोग सोशल मीडिया के प्रभाव में आके नेगेटिव न्यूज़ भी पाने लगे, फैलाने लगे, जिससे बचना चाहिए था। लेकिन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हमारी सरकार के माध्यम से, स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से, हमारे अपने संस्थान एम्स नई दिल्ली के माध्यम से, और भी जो प्रमुख नेशनल लेवल के संस्थान हैं उनके माध्यम से मिल रही थी। जैसे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री इन एम्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के माध्यम से एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक जानकारी लोगों को मिल रही थी, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ रहा था। जी। और शारीरिक स्वास्थ्य पे प्रभाव ना पड़े या कम से कम पड़े, क्योंकि फिजिकल इनएक्टिविटी जब होती है जी। तो एक शरीर में डीकंडीशनिंग सेट इन हो जाती है, आपकी मांसपेशियों की शिथिलता बढ़ जाती है, बोन से कैल्शियम का लॉस होता है, जॉइंट्स भी स्टिफ हो सकते हैं, जी। फॉल्स बढ़ सकते हैं, मानसिक तनाव बढ़ता है, जी। एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ता है, और बहुत सारे रोग जैसे मोटापा बढ़ता है। अगर आपका पहले शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा था तो वो कंट्रोल बिगड़ सकता है, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण बिगड़ सकता है, कई लोगों को मेडिसिन की सप्लाई इंटरप्ट हो गई। जी। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं। और दिव्यांगजनों को असिस्टिव एड्स, कई बार उनकी रेगुलर सप्लाई में दिक्कत आ गई। अगर किसी दिव्यांगजन की व्हीलचेयर टूट गई तो उसकी मरम्मत में बाधा आई, एक्सरसाइजेस का डिसरप्शन हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें थीं, अलग अलग वर्ग को उसने अलग अलग तरह से प्रभावित किया। लेकिन ये अच्छी बात है कि लोगों ने हौसला रखा, लोगों ने समूह बनाकर लोगों की मदद करनी शुरू की, उचित दूरी मेंटेन करते हुए कम्युनिकेशन के चैनल्स को जारी रखा, खोले रखा, जी। और जहाँ तक हो सकता था मदद की। और इसमें कुछ धार्मिक संस्थाओं ने भी आगे बढ़ के योगदान दिया, समाज सेवी संस्थाओं ने, गैर सरकारी संस्थाओं ने भी योगदान दिया, और सबसे बढ़कर भारत सरकार ने एक जिम्मा उठाया कि हमने इस जंग से विजय पानी है। और यहाँ मैं एक चीज़ का जिक्र करूँगा, हमारे माननीय डायरेक्टर महोदय ने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका टाइटल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मैं बताना चाहूँगा दर्शकों के लिए, टिल वी विन। इसमें एक संदेश छुपा था कि जब तक हम इस बीमारी से जीत न जाएं,
हमें कड़े नियमों का पालन करना है, अनुशासित व्यवहार करना है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, सैनिटाइजेशन ऑफ द हैंड एंड फेस, मास्क पहनना है, उचित दूरी बनानी, ये बहुत ज़रूरी है। लोगों को लगने लगा था कि जब केसेस बहुत कम हो गए कि चलो अब तो हम ये जंग जीत गए, लेकिन ये टाइटल ऑफ द बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, टिल वी विन वी हैव टू बी अलर्ट, बिल्कुल क्योंकि बहुत बहुत ज़रूरी है। और प्रधानमंत्री जी ने भी कई बीच में मंत्र दिए कि ढिलाई नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। हम अपने दर्शकों को वो टेलीफोन नंबर बताना चाहेंगे जिस पर उनके मन में ज़रूर कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे, वो फ़ोन करें उस नंबर पर और इन विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं। वो नंबर आप नोट करें, आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर वो नंबर, दिल्ली का STD कोड 011 और स्टूडियो का नंबर 23097532, हमेशा की तरह वही नंबर, आप फ़ोन करें। डॉक्टर निमेश देसाई, एक बात जो अब मन में आती है कि अब त्यौहार एक के बाद एक त्यौहार आ रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसे में ये एक मौका हो सकता है कि जब, जिसे कहते हैं कि हम अपने रिश्तों की जो उलझने हैं उन्हें ज़रा सुलझाएं, लेकिन फिर वही बात है, अभी तो फिर और इंतज़ार, एक मौका लोगों को लगता है कि त्यौहार पर हम जाएं, मिल लें, क्या क्या करें, क्या अभी और धैर्य? मुझे लगता है थोड़ा और ठहरें, थोड़ा संयम रखें। जैसे डॉक्टर वाधवा ने बात कही, डॉक्टर गुलेरिया की वो किताब और वो जो सोच है, वो स्पिरिट है, वो बहुत सही है कि जीत की तरफ हम अग्रसर है, मानव जाति जीत की तरफ अग्रसर है। जैसे आपने कहा अपनी भूमिका में संतोष का विषय है, लेकिन ये संतोष का जो समय है यही कहीं लापरवाही न बन जाए अनजाने में, तो थोड़ा धीरज रखना जरूर बनता है। मुझे एक और विचार आता है संजीव जी कि अक्सर इस 1-1.5 साल के दौरान हम बहुत सारे फोरम्स पे कहते रहे, अंग्रेजी में कहें, हम सब वी आर ऑल इन दी सेम बोट, हम सब एक समान तकलीफ से गुजर रहे हैं। और वो बात सही भी थी, काफ़ी हद तक सच थी और बड़ी ढाढ़स वाली थी। मुझे लगता है अब ये समय है पहचानने का दैट वी वर ऑल इन दी सेम स्टॉर्म बट वी वर इन दी डिफरेंट बोट्स एंड वी आर डेफिनेटली नाउ इन डिफरेंट बोट्स। तो छोटे छोटे जो वर्ग, समूह, व्यक्ति विशेष, प्रांत के मुताबिक, जैसे गुलेरिया साहब ने कहा, अभी एपिडेमियोलॉजी भी पूरी खत्म नहीं हुई है, तो हम ये गलती ना करें कि ये जीत ले कि सब कुछ खत्म हो गया। तो हमें पहचानना पड़ेगा कि बहुत स्तर पे जो लोकल इश्यूज हैं या जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं उनको अलग अलग पहचानें। और अगर मानव रिश्तों की बात करें, जो आपका आज एम्फेसिस है बहुत सही, हम सब छोटे या बड़े रूप में क्या एक दूसरे की तरफ ये संवेदनशीलता रख सकते हैं कि हम एक दूसरे की बात समझें और सुने। अब वो समुद्र मंथन और तूफान की बात की अगर शांति है, तो ये शांति है हमें धैर्य बनाने की, सामूहिक और निजी धैर्य बनाने की है, एक दूसरे के साथ संवेदनशीलता दिखा के। तो ये समय है पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ और पॉजिटिव वेलबीइंग, समावेशी समाज जी, वो सारे स्वप्न, वो सारे ख्वाब हासिल करने का अब समय है। जी डॉक्टर गुलेरिया, हम आपके पास आना चाहेंगे। ये जो बात डॉक्टर देसाई कह रहे हैं और जो कि आप सभी विशेषज्ञ कहते हैं कि अभी लड़ाई चल रही है, अभी जैसे कहते हैं फिनिश लाइन पर हम नहीं पहुंचे। सवाल आपसे अब ये है कि ऐसे में जबकि केसेस कम हैं, दूसरी तरफ बहुत से लोग जिनको दोनों डोजेज लग गई वैक्सीन की और उनको लग रहा है कि अब तो मौसम भी अच्छा है, तो उन्होंने तो अपने सूटकेसेस पैक भी कर लिए हैं। कई लोग छुट्टियों पर भी जाना चाहते हैं, कुछ लोग रिश्तेदारों के पास जाना चाहते हैं त्योहारों के दिनों में। कैसे समझाएंगे आप उनको, कैसे बताएंगे? लेकिन चिंता जो होती है वो इस बात को देखकर होती है कि बहुत से लोग जो बाज़ार से होकर आते हैं वो कहते हैं कि बाज़ारों में तो इतनी भीड़ है, सड़कों पर जैम भी लग जाता है और मास्क को लेकर लापरवाही है। आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम मार्केट में जाएं, बाजार में जाएं, तो ऐसा लगता नहीं कि हम एक महामारी के बीच में हैं, कि पैंडेमिक चल रहा है। और ये ही एक वार्निंग साइन है, क्योंकि अगर हम कुछ महीने पहले की बात करें, जनवरी या फरवरी की बात करें इस साल की, तो भी कई दफ़ा यही लोगों ने सोचा था कि अब पैंडेमिक ख़त्म हो गया है, वैक्सीन शुरू हो गई है, केसेस हमारे बहुत कम हैं। वायरस को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। वायरस जो है वो एक अपनी तरफ से सर्वाइव करने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ से फैलने की कोशिश करेगा। और जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं जो हम इसको प्रमोट करें, वायरस की हम मदद करते हैं, तो एकदम केसेस हमारे बढ़ने का डर रहता है। इसलिए मैं यही कह रहा हूं कि हमारे पास अब हम ऐसी स्थिति पे हैं
कि थोड़े दिनों की सब्र की बात है, क्योंकि जब हम जनवरी की बात कर रहे थे तो वैक्सीन ड्राइव अभी शुरू हुई थी। अब हमारी वैक्सीन ड्राइव बहुत आगे पहुंच गई है, और अगर हम इस ड्राइव में और आगे निकल जाएं अगले 2-3 महीने में, तो हमारी स्थिति और बेहतर हो जाएगी। दूसरा, अगले 2-3 महीने में अगर हम भीड़ ना इकट्ठी हो, हम ट्रैवल ना करें, तो हम एक ऐसी स्थिति कर सकते हैं जहां पे हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब वायरस के केसेस, वायरस के नंबर्स हमारे यहाँ बहुत कम हो गए हैं, और हमें ये भी पता है कि अगर केसेस कम हो तो वायरस की रेप्लिकेशन कम होती है, और अगर रेप्लिकेशन कम होगी तो म्यूटेशन भी कम होगा। जैसे जैसे वायरस ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है तो म्यूटेशन के चांसेस बढ़ते हैं। तो अगर म्यूटेशन कम होगा तो नए वेरिएंट्स नहीं बनेंगे, वैक्सीनेशन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रोटेक्शन रहेगा, और तब हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी स्थिति अच्छी रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसी स्थिति आएगी कि कोविड खत्म हो जाएगा, पर कोविड पैंडेमिक से एंडेमिक बन जाएगा। थोड़े बहुत केसेस रहेंगे, एडमिशन ज़्यादा नहीं होंगी, ज़्यादातर लोगों को जुकाम, नज़ला, बुखार, बॉडी एक्स ही होगा, और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनकी इम्यूनिटी कम है या जिनकी एज ज़्यादा है, जिनको एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकेगी और या शायद हॉस्पिटल में आएंगे। अगर हम इस स्थिति में पहुंच जाए, और ये मुझे लगता है कि बहुत समय नहीं है कि हम इस स्थिति में, बहुत समय, थोड़े समय के बाद ही हम पहुंच पाएंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक पैंडेमिक अब हट गया है, हम एंडेमिसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे हमने स्वाइन फ्लू की तरह देखा था, एक पैंडेमिक जो हुआ था जिसने इतना ज़्यादा हमें इफेक्ट नहीं किया था, पर एक पैंडेमिक ही था, वो 2009 में हुआ था, जिसको हम स्वाइन फ्लू के नाम से तब जानते थे, और तब भी बहुत लोगों में हड़बड़ाहट थी, मास्क के लिए लाइन्स थी। एक अनफॉर्चुनेटली एक लड़की की डेथ हो गई थी पुणे में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों में रोष भी था। तो तब भी यही हुआ था कि लोगों में तब बहुत डर था। लेकिन अगर आप आजकल की बात करें तो लोग स्वाइन फ्लू को आम फ्लू की तरह ही मानते हैं। कोविड भी आस्ता आस्ता ऐसा ही हो जाएगा कि हम ये कहेंगे कि ये एक एंडेमिक बीमारी है, ज़्यादातर इसमें जुकाम, नज़ला, बुखार, बॉडी एक्स ही होती हैं, और बहुत कम लोगों में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। जी बिल्कुल, और कोविड से लड़ाई में जैसा हम सब जानते हैं टीकाकरण का महत्व बहुत है। जिसकी भी बारी आ जाए, जो भी योग्य हो टीका लगाने के लिए, कोई देरी ना करें, कोई हेजिटेंसी की ज़रूरत नहीं है, टीका लगवाइए, सुरक्षित होइए। टीकाकरण के बारे में ये संदेश सुनते हैं। नैना को हर चीज बेस्ट चाहिए, इसीलिए इनकी खोज खत्म ही नहीं होती। देश में दी जाने वाली सारी वैक्सीन्स बेस्ट ही हैं। कोई भी हो, जरूरी है वैक्सीन लगवाना। कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। जरा सोचिए, वैक्सीन लगवाने में देरी कोविड-19 से हमारी लड़ाई को कितना कमजोर बना सकती है। कोरोना अनुकूल व्यवहारों का पालन करें और जल्द से जल्द टीका लगवाकर कोविड के खिलाफ देश की लड़ाई को सशक्त बनाएं। अगर अभी भी सोच रहे हैं कि टीका लगवाएं या ना लगवाएं, तो बिल्कुल देर न करें, टीका लगवाएं। और इस समय हमारे एक दर्शक उत्तर प्रदेश से विनोद कुमार श्रीवास्तव हैं टेलीफोन लाइन पर। विनोद जी, बहुत स्वागत। क्या जानना चाहते हैं, बताइए। अपने टीवी सेट की आवाज़ जरूर कम कर इंक्वायरी दीजिए। करें कोविड वैक्सीन वाली नहीं। विनोद जी हम अपने फोन किए हैं। विनोद जी, आप सवाल पूछ सकते हैं अगर आप हमें सुन रहे हैं तो। विनोद जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? लगता है फिलहाल उनसे हमारा संपर्क ठीक से हो नहीं पा रहा। डॉक्टर संजय वाधवा, ये कहा जाता है कि जब भी किसी को कोविड हो जाए तो कोविड के बाद एक जल्दबाजी इस चीज़ की नहीं करनी चाहिए कि वो फिर तुरंत शारीरिक श्रम, या अगर वो उससे पहले बहुत एक्सरसाइज करते थे, जिम जाया करते थे, तो इसकी जल्दी ना करें। ऐसा क्यों और कब शुरू करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कोविड जो है, कोविड संक्रमण, ये हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को अलग अलग प्रकार से प्रभावित करता है। आमतौर पे सिम्टम्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित होते हैं जी, लेकिन उसके अलावा और बहुत सारे सिस्टम भी प्रभावित होते हैं। जैसे कार्डियक सिस्टम प्रभावित हो सकता है, ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, नर्वस सिस्टम पे प्रभाव पड़ता है,
शरीर का लगभग सारा ही सिस्टम प्रभावित होते हैं, इंक्लूडिंग ब्रेन, जी स्किन भी प्रभावित होती है। तो ये देखा गया है कि जब अलग अलग सिम्टम्स हैं इस बीमारी के, अलग अलग सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स है, जी तो किसी के लिए कोई सिंगल रिकमेंडेशन नहीं हो सकती कि सारे कोविड के व्यक्ति इतने दिन बाद उठ जाएं, चलना शुरू करें, दौड़ना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। आमतौर पे जब कोई नई बीमारी होती है उसके बारे में एक वर्ड ऑफ कॉशन ज़रूरी होता है, दैट यू स्टार्ट लो एंड गो स्लो एंड मॉनिटर योर प्रोग्रेस रेगुलरली। आमतौर पे ये जो दिशा निर्देश है ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपका कोविड संक्रमण कंट्रोल हो गया, आपकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई, आपका बुखार भी 3-4 दिन से खत्म हो चुका है, तब आपको एक ग्रीन सिग्नल मिला है कि नाउ यू कैन रिज्यूम योर एक्टिविटी ग्रेजुअली, यानी आप धीरे धीरे अपनी कार्यशैली पुनः शुरुआत कर सकते हैं। जी तो उसमें हर व्यक्ति को अपना कैपेसिटी टू एक्सर्ट असेस करनी चाहिए। अगर वो व्यक्ति 15-20 मिनट चल सकता है और उसके बाद उसकी फीलिंग कंफर्टेबल है, उसकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, ब्रीदिंग बहुत हैवी या रैपिड नहीं हो जाती, ब्लड प्रेशर में भी फॉल नहीं होता इतना सिग्निफिकेंट, और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन भी मेंटेन्ड है, क्योंकि कोविड के संदर्भ में ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग आई है और बहुत सारे लोगों ने पल्स ऑक्सीमीटर्स का इस्तेमाल किया है। तो ये मॉनिटरिंग ऑफ द हेल्थ कंडीशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं कुछ चीज़ें। अगर आप रेगुलरली मॉनिटर करते रहें तो आप अपना एक्टिविटी लेवल बढ़ा सकते हैं सुरक्षित रेंज में रहते हुए। लेकिन अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, कोविड से आप रिकवर कर गए, तो लगभग 2 से 3 सप्ताह बाद आप अपनी एक्टिविटीज़ धीरे धीरे शुरू करिए और उसको प्रोग्रेस करिए। लेकिन अगर कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हुई थी तो उसमें आपको रेस्ट पीरियड ज़्यादा रिकमेंडेड है। वो रेस्ट पीरियड 2 से 3 महीने भी हो सकता है। तो विशेषज्ञ की राय के अनुसार अपना एक्टिविटी रिज्यूम करें। और एक चीज़ और ध्यान में रखने की है कि हर व्यक्ति एक समान नहीं है। कोविड से प्रभावित कई लोग ऐसे भी थे जिनमें प्रीवियस कोमॉर्बिडिटी थी। किसी को डायबिटीज़ थी, वो अनकंट्रोल्ड थी, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ भी था। तो इन सब के लिए अलग अलग मानदंड हैं कि उनको किस तरीके से शुरू करना है और कैसे प्रोग्रेस करना है। तो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के कुछ गाइडलाइंस हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की कुछ गाइडलाइंस हैं और अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के कुछ दिशा निर्देश हैं। तो जब हम एक्टिविटी और एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं तो एक बड़ा सरल फॉर्मूला है जो जानना ज़रूरी है। इसको कहते हैं फिट प्रिंसिपल, FITT, यानी फ्रीक्वेंसी, आपने कौन सी एक्टिविटी कितनी बार करनी है। I फॉर इंटेंसिटी, यानी वो कितनी इंटेंसिटी की करनी है और उसका हमें पता चलता है हार्ट रेट कितना बढ़ रहा है, ऑक्सीजन कंजम्पशन हमारी कितनी बढ़ रही है उससे। तीसरा उसका शब्द है T, टाइम, यानी कितने मिनट तक हम वो एक्टिविटी जारी रख सकते हैं बिना किसी दुष्प्रभाव के। और आखिरी T है टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो उसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो सकती हैं, रिलैक्सेशन की भी बहुत ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस की भी ज़रूरत है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि व्यक्ति को ऑन एन एवरेज 150 मिनट प्रति सप्ताह मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्टिविटी करनी चाहिए। और सातों दिन कोविड होने के बाद कोविड टारगेट वही है, लेकिन पहली बारी से ही एकदम से नहीं करेंगे, लेकिन वो टारगेट है। और जिनका स्वास्थ्य का स्तर बहुत अच्छा है तो वो इससे बढ़ाकर 200 मिनट प्रति सप्ताह भी जा सकते हैं, डिवाइडेड ओवर डिफरेंट डेज। और इसमें 2 दिन अगर आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के भी जोड़ेंगे तो ये बहुत अच्छा रहता है ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो स्ट्रेचिंग को शामिल करिए, बैलेंस कोऑर्डिनेशन को करिए। और भारत के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि अगर अपने डेली रूटीन में योगा को भी शामिल करेंगे तो उसके बहुत लाभ हैं, ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक भी। ये बहुत ज़रूरी बात है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोविड से ठीक होने के बाद एकदम से बहुत ज़्यादा श्रम करने की या एक्सरसाइज करने की गलती बिल्कुल ना करें, जैसा हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं। और विनोद जी जो उत्तर प्रदेश से थोड़ी देर पहले टेलीफोन लाइन पर थे, वो शायद फिर से हमसे जुड़ गए हैं। जी विनोद जी, सवाल पूछिए। टीकाकरण को लेकर कुछ पूछ रहे थे आप, जी बताएं। हेलो विनोद जी, आप सवाल पूछिए। जी हम सुन रहे हैं आपको। आप अपने टीवी सेट की आवाज़ कम कर दें।
हमारी टीम ने शायद सवाल समझ लिया था, वो हमें बता रहे हैं कि टीकाकरण को लेकर ही कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं ये नहीं पता चल पाया। लेकिन हम डॉक्टर गुलेरिया आपके पास आना चाहेंगे और टीकाकरण को लेकर पूरी दुनिया में इस समय जो एक बात हो रही है, ख़ास तौर पर बूस्टर डोज की अगर हम बात करते हैं, बहुत से लोगों के मन में अब ये प्रश्न है कि क्या बूस्टर डोज भविष्य होगा और कितनी बार, और ये कब तय हो जाएगा कि जिनको वैक्सीन का पूरा कोर्स हो गया है, 2 डोजेज लग गए हैं, क्या दुनिया भर में दुनिया अब इस दिशा में बढ़ेगी? भाग हैं, एक एथिकल इशू और एक साइंटिफिक इशू। अगर हम साइंटिफिक इशू की बात करें तो हमारे पास अभी ऐसा कोई डेटा नहीं है जो ये कह रहा है कि जिन लोगों को शुरू की वैक्सीन लगी है, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज, उसके बाद उनमें ज़्यादा ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रही हैं या उनमें ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ्स हो रही हैं। अगर हम उन कंट्रीज़ की बात करें जहाँ पे डेल्टा वेरिएंट अब फैल रहा है, वहाँ पे भी यही देखा जा रहा है, या चाहे हम यूके की बात करें कि यूएस की बात करें, कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी थी उनमें हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम हुई, डेथ्स बहुत कम हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी तक वैक्सीन जो है वो हमें प्रोटेक्शन दे रहा है और अभी तक ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हमारी इम्यूनिटी कम हुई है। कई लोग अपनी एंटीबॉडीज़ का टाइटर देख के ये तय कर लेते हैं कि अब उनकी वैक्सीन कामयाब नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें अभी ये पता ही नहीं है कि हमारा जो हम कहते हैं कोरिलेट ऑफ प्रोटेक्शन, कि क्या वो चीज़ है जो हम ब्लड में देख सकते हैं जो हम कहें कि हम प्रोटेक्टेड हैं या नहीं प्रोटेक्टेड हैं। एंटीबॉडीज़ वो चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ शरीर में एंटीबॉडीज़ के अलावा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी होती है जो हमें प्रोटेक्शन देती है। और ये हर एक वैक्सीन के साथ होता है कि आस्ता आस्ता कुछ महीनों में एंटीबॉडी लेवल कम होता है। लेकिन हमारे शरीर में एक टी सेल होते हैं, टी मेमोरी सेल, जो वायरस की जो सिग्नेचर है उसको याद रखते हैं, और जब भी इन्फेक्शन होते हैं तो एंटीबॉडीज फिर से बनना शुरू हो जाते हैं। तो एक समय पे अगर एंटीबॉडीज कम हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम अब असुरक्षित हैं और हमें फिर से बूस्टर डोज लगाना चाहिए। इसलिए अभी हमें और डेटा चाहिए, क्योंकि इसमें कई सवाल उठते हैं। बूस्टर डोज कब लगाना चाहिए, किस बेसिस पे लगाना चाहिए, कौन सा वैक्सीन होना चाहिए, क्या वही वैक्सीन होनी चाहिए जो हमने पहले लगाई थी, या हमें मिक्स एंड मैच करने की ज़रूरत है कि उससे इम्यूनिटी ज़्यादा होगी। नई जो वैक्सीन आएंगी क्या वो और बेहतर होंगी और वो क्या वेरिएंट्स को भी कवर करेंगी और उनको लगाना चाहिए। और जो एथिकल इशू है वो ये है कि अगर हम देखें तो अभी बहुत ज़्यादा ऐसी पॉपुलेशन है जिनको एक डोज भी नहीं लगा दुनिया भर में। जी बिल्कुल ठीक है, दुनिया भर में जी। और अगर हम ऐसे कहें कि बिना साउंड एविडेंस के हम लोगों को 3-3, 4-4 डोजेस लगाएं, जहां जब दुनिया में कई ऐसे एरियाज है जहां पे एक डोज भी लोगों को नहीं लग रहा, तो वो एथिकली भी ठीक नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि जैसे हम शुरू में कह रहे थे कि वी आर वन ग्लोब इज वन, और अगर हमें वैक्सीन वायरस से निकलना है, देन नो वन इज प्रोटेक्टेड अंटिल एवरीवन इज प्रोटेक्टेड। जब तक सब लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगी और सब लोग प्रोटेक्ट नहीं होंगे, वायरस जो है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और इसलिए भारत ने जो है वैक्सीन मैत्री शुरू की है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कदम है जिससे हम सब लोगों को प्रोटेक्ट कर पाएं। बिल्कुल। डॉक्टर निमिष देसाई, जो हमने जहाँ से बात शुरू की थी, इस पूरे माहौल में लोग जिनका मन भी बुझा, मन बुझने से उन्होंने कोई शारीरिक कुछ भी गतिविधि करने में उनका दिल ही नहीं था, उन्होंने कहा हम ये नहीं करते, वो ना करने से मन और बुझा। तो ये जिसे अंग्रेजी में विशेष साइकिल कहते हैं, दुष्चक्र जो बन गया, इससे निकले कैसे हम लोग? इससे निकलने का तरीका जो डॉक्टर संजय वाधवा ने बताया वही है, शारीरिक और मानसिक रूप से ग्रेडेड वे में स्टेप बाय स्टेप हमें फिर एक्टिविटी लेवल तक जाना पड़ेगा। और साथ ये भी समझ लें, मुझे लगता है एक और नाजुक मुद्दा अब जी सामने लाना बनता है। पोस्ट कोविड सिंड्रोम जो है उसको अभी तक हम लोग समझ ही रहे हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से। जैसे डॉक्टर संजय ने कहा, हर एक अंग पर इंक्लूडिंग ब्रेन पर डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट भी है, बाकी अंगों के जरिए असर है, और मानसिक और सामाजिक असर है। तो अगर हम में से कुछ व्यक्ति जो इन्फेक्टेड थे या एसिम्प्टोमेटिक भी थे, अगर कुछ हद तक उनकी शारीरिक या मानसिक क्षमता थोड़ी कम रहती है, तो एक बार फिर कहूँगा वो संवेदनशीलता होना पड़ेगी। अच्छा, डॉक्टर से या विशेषज्ञ से सलाह करने में झिझक बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये समय है हम सबको और डॉक्टरी विज्ञान को भी पोस्ट कोविड स्टेटस अभी समझने के लिए। तो स्टेप वाइज गोइंग बैक टू नॉर्मलसी विथ सेंसिटिविटी टू दोज हु कैन नॉट स्टिल कीप पेस विद अस,
एक सिंपल रूल संजीव जी मुझे सूझता है 7, 8, 9 का, कम से कम 6-7 घंटे अच्छी नींद हो सके तो करें। 8 घंटे अगर अच्छे से शारीरिक श्रम और कामकाज कर सकें, और बाकी 8-9 घंटे बताएं अपने रिक्रिएशन में, अपनी पॉजिटिव एक्टिविटीज में। डॉक्टर संजय वाधवा कुछ ऐड करना चाहते हैं, अगर आप जल्दी से ऐड कर दें, एक हमारे दर्शक फोन मैं लाइन पर। सिर्फ जी। एक चीज रिपीट करना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया था, जी। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। अगर लोग ये फॉलो करें और इस फिटनेस के डोज आधा घंटे में शारीरिक व्यायाम, थोड़ा सा योग शामिल कर लें तो उनका स्वास्थ्य बहुत बेहतर रह सकता है। इसको इग्नोर ना करें। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और फिलहाल विमला उत्तर प्रदेश से टेलीफोन लाइन पर, आपका बहुत स्वागत। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहती हैं, बताइए। आपकी आवाज तो हम तक नहीं पहुंच पा रही। कुछ हम ये पूछना चाह रहे हैं हाँ, कि जी। मुझे डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। मैं डॉक्टर गुलेरिया जी से पूछना चाह रही हूँ कि मैं कैसे वैक्सीन लगवाऊं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। क्या है और आपको? डीप वेन थ्रोम्बोसिस है? हाँ। अच्छा, ओके। उससे मैं परेशान हूँ कि मैं कैसे लगवाऊं, क्योंकि जरा सा भी नीला पूरा पड़ जाता है वेन। ठीक है, तो आप कोई दवाई ले रही हैं क्या? हाँ, वो लेती हूँ जब होता है तब ठीक तो है। मुझे दवा कोई लेके करना पड़ता है, और वो इसी में मैं असमंजस में हूँ कि मैं क्या करूँ। ठीक है, आप टेलीफोन लाइन पर रहिएगा। डॉक्टर गुलेरिया जवाब दे रहे हैं। जी डॉक्टर गुलेरिया, आपने सुना इनका प्रश्न? आपने कहा कि आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस का यही मतलब होता है कि कई नसों में क्लॉटिंग हो सकती है। पैरों की नसों में ज्यादातर होती है, जिनको कई दफा वेरिकोज वेन्स के कारण भी हो सकती है। अगर आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस है तो भी आप वैक्सीन लगा सकते हो। वैक्सीन के लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। कई दफा हम यही कहते हैं कि जहां पे आपने टीका लगाया है वहां पे थोड़ी देर ज्यादा दबा के रखें, जिससे वहां पे कोई ब्लीडिंग ना हो। लेकिन आप वैक्सीन जरूर लगाएं, आपके लिए कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के साथ भी आप वैक्सीन लगा सकती हैं। जी। मैं संजीव जी ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम पीछे मुड़ के देखें, जो डॉक्टर वाधवा ने पहले बात कही थी उसको फिर याद करें, सोशल मीडिया का नेगेटिव इफेक्ट ना हो, ये अब हमारा बहुत बड़ा जिम्मा है। बद इरादे से, अज्ञानता में या सिर्फ मशकरेपन में सोशल मीडिया में अगर गलत बातें फैलती है, जैसे मैं याद कर रहा था वैक्सीन की जितनी बात हो रही है, जी। इतना सक्सेसफुल कैंपेन हमारा रहा है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, जी। ये गर्व की बात है। मुझे लगता है सोशल मीडिया बहुत यूजफुल रहा है, लेकिन ये समय है सोशल मीडिया और करेक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने का और उसे प्रोसेस करने का, बिना विशेषज्ञ के पूछे। आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, और मैं ये चाहता हूं आप तीनों से बारी बारी कार्यक्रम का जो संदेश है वो तो बाद में हम सुनेंगे ही, लेकिन एक एक लाइन में ये बात कि हमने ये देखा, ये पिछले खास तौर से महामारी के वक्त में और इससे पहले भी चल रहा था, कैंसर का इलाज, इसका इलाज, उसका इलाज, कोविड का तो हर दूसरे दिन इलाज होता था, नाक में नींबू डाल लीजिए या कुछ सूंघ लीजिए। इससे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर इलाज क्या है? इससे हम बचें कैसे? हमारे जैसे लोकतंत्र खुले समाज में, बहुमुखी समाज में सबको हक है अपनी विचारधारा रखने का और बताने का, लेकिन समझदार नागरिक वो होगा जो विज्ञान पे डिपेंड करे। ठीक। डॉक्टर वाधवा, मैं ये कहूँगा कोविड के संदर्भ में कि ये एक ऐसी महामारी थी जब हमारे सामने चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। जी। तो उसके संदर्भ में एक वाक्य है, ये माना अंधेरा घना है मगर दिया जलाना कहाँ मना है, और इस घने अंधकार से हमें निकालने के लिए विज्ञान का ही सहारा है। वैज्ञानिक जानकारी जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा साबित है, जो विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं, उस पर विश्वास कीजिए और चलिए, बजाय सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया पे नियंत्रण नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर गुलेरिया, आप लगातार इस तरह की जानकारी, जो तथ्यपरक और जो वैज्ञानिक जो जानकारी है लोगों तक पहुंचाते रहे इस दौरान। बाकी तमाम जो आपके महत्वपूर्ण काम है उसके साथ साथ आपने एक ये बड़ा काम भी लगातार किया है। इसमें आपने खुद देखा होगा कि सोशल मीडिया पर इस तरह की जानकारी कि अगर आपको कोविड हुआ है, ये कुछ करके देख लीजिए, आपको अभी पता चल जाएगा कि आपको कोविड है कि नहीं, बचना है तो उसके नुस्खे, तो तमाम चीज़ें, यानी लड़ाई कई स्तर पर चली है। आगे इस तरह की किसी भ्रामक बातों में हम लोग ना आए, ऐसी पोस्ट आए भी तो उसे फॉरवर्ड ना करें। क्या कदम उठाएं हम सब? बिल्कुल सही। मैं तो ये कहूंगा कि हम दो पैंडेमिक से लड़ रहे थे।
एक कोविड पैंडेमिक और एक इन्फोडेमिक। जो इंफॉर्मेशन का पैंडेमिक था, जो सोशल मीडिया में चल रहा था, क्योंकि रोज ऐसी ऐसी खबरें आ रही थी जो लोगों को डराने वाली थी, जो घबराने वाली थी, और जिसमें कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था। और सोशल मीडिया इज एन अनकंट्रोल्ड एरिना, जो मैं कहूँगा वाइल्ड वेस्ट जैसे लोग कहते हैं। तो उसमें ये लोगों को समझना जरूरी है कि दे हैव टू टीज आउट द ट्रूथ फ्रॉम व्हाट इज नॉट द ट्रूथ, और इसके लिए साइंटिफिक एविडेंस देखना बहुत जरूरी है। जब डर होता है, जब भय होता है, तो जो भी कुछ इंफॉर्मेशन आती है लोग उस पे यकीन करने लगते हैं, क्योंकि वो कुछ भी इंफॉर्मेशन उनको पॉजिटिव लगे तो उसकी तरफ उनका अटेंशन चले जाता है। बिल्कुल। लेकिन ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हम कुछ भी आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं तो हम ये तो जस्ट देख लें कि उसके सोर्स ऑथेंटिक है या नहीं, उसको क्रॉस चेक करें, और अगर हमें लगता है कि शायद ये ऑथेंटिक नहीं है तो उसको हम आगे ना फैलने दें, क्योंकि एक दफा वो वायरल हो जाए तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। जी बिल्कुल। और वैक्सीन को लेकर भी कितनी तरह की जो भ्रामक बातें हैं वो फैलाई गई, उससे कई लोगों के मन में इतना शंका और संदेह का माहौल बन गया कि वो अब तक उनमें से कई लोग अभी भी शंका तो कर ही लेते हैं। बहरहाल डॉक्टर निमेश देसाई, अब ये बताइए, क्या उदासी से निकला जा सकता है और क्या रिश्तों को मरम्मत उनकी की जा सकती है, ठीक किया जा सकता है, दुरुस्त किया जा सकता है, जहां भी घर में अपनों के बीच? उदासी से निकला जा सकता है, ये निसंदेह है। अगर डिप्रेशन की बीमारी हो, क्लिनिकल डिप्रेशन हो, तो उसका मुनासिब इलाज करवाएं। अगर आम कारणों से या कुछ ऐसे नेगेटिव एक्सपीरियंस के कारण है, तो जैसे हम सब कह रहे हैं, बातचीत करना सीखें, दिल खोलना सीखें। और अगर उदासी लगे तो सबसे बड़ी बात मैं बार बार कहूँगा, क्या हम सामाजिक माहौल ऐसा बना सकते हैं कि इट इज ओके नॉट टू बी ओके। अगर मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूं तो उसमें कोई मेरी शर्मिंदगी और गलती नहीं है। ये सामाजिक माहौल अगर हम बना पाए, कोविड के कारण हो, हालात के कारण हो, कुछ और कारण हो, मैं परेशान हूं ये मैं कहूं, हाँ, और ये बात कर सकूं मैं। और ये व्यक्ति तो तब बात कर पाएगा अगर समाज ऐसा माहौल बना पाए जो हम स्वीकार करें। अब तक कोई सुनने को तैयार भी हो। बहुत बढ़िया। डॉक्टर संजय वाधवा, क्या कहना चाहेंगे, आने वाले दिनों में हम वो कौन सी छोटी छोटी और ज़रूरी बातें सेहत के लिए ज़रूर करें, ताकि घर पर रहकर भी, अब थोड़ा बहुत बाहर भी जाएं तब भी, लेकिन हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकें? उसके लिए हमें अपना इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करते हुए अपना बिहेवियर कंट्रोल करना पड़ेगा जी। इस बारे में मैं कहना चाहूँगा, जो इस साल का विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्लोगन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, कोविड के संदर्भ में ही था, दैट बिल्ड बैक बेटर फेयरर वर्ल्ड, कि हमने दोबारा से दुनिया को बनाना है, लेकिन पहले से बेहतर और पहले से फेयर बनाना है सबके लिए। इसमें हम व्यक्तिगत तौर पर क्या योगदान दे सकते हैं, हम अपने परिवार के तौर पर क्या योगदान दे सकते हैं, और समाज के तौर पर ये हमें समझना है और हर एक स्तर पर अपना अपना योगदान देना है। हमें ऐसी कोई बात नहीं फैलानी जो नेगेटिविटी फैलाती हो, और हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर हम किसी की मदद करने से नहीं झिझकते तो जब हमें ज़रूरत हो तो मदद मांगने में भी झिझकना नहीं चाहिए। बहुत ज़रूरी बात है। डॉक्टर गुलेरिया, क्या कहना चाहेंगे, आने वाले कुछ हफ्तों में कैसी तस्वीर देखते हैं आप? अगर हम सावधान रहेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएंगे और इस फेस्टिव सीजन में थोड़ा सा हम अपनी तरफ से ढील नहीं होने देंगे, तो मैं यही कहूँगा कि हम कोविड से काफ़ी हद तक निकल पाएंगे। हम उस टाइप की केसेस नहीं देखें जो कुछ हमने सेकेंड वेव में देखा था, और हम काफ़ी लोगों को की जान बचा पाएंगे, काफ़ी लोग हेल्दी रहेंगे, और हम इस पैंडेमिक से बाहर निकलने में हमारी काफ़ी हद तक हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं यही कहूँगा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएं और अपनी वैक्सीन ज़रूर लगाएं। जी। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर निमेश देसाई, डॉक्टर संजय वाधवा, आप तीनों का बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। और ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलते चलते, क्योंकि बात रिश्तों की है, मिलने जुलने की है, अपनों की है, तो वसीम बरेलवी के शेर के साथ हम बात को ख़त्म करेंगे, क्योंकि हम सबको आने वाले कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक बहुत ध्यान रखना है। वो शेर कुछ यूँ है कि वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक़ मर नहीं जाता। बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। अगले कार्यक्रम में फिर भेंट होगी। नमस्कार।
न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं